गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अपील प्रोसीडिंग्स में आगे कैसे बढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, इस सीरीज़ के वीडियोस चल रहे हैं। सीक्वेंशियल वीडियोस हैं ये। राइट फ्रॉम सेक्शन 142(1) का नोटिस, देन उसका रिप्लाई कैसे करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, फिर शो कॉज नोटिस, फिर असेसमेंट ऑर्डर, फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड ये सब सीक्वेंस में हैं। सीक्वेंस में ये इसलिए भी हैं एंड आपको देखने भी इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा कि हमें अपील प्रोसीडिंग्स में कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो अब हमने इतनी बात कर ली है जिसमें हमने ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ तक हम आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो ये आता है कि जैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और ग्राउंड्स ऑफ अपील, और आपने जब असेसमेंट ऑर्डर पढ़ा तो उसमें आपको एक आइडिया आ गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो एडिशनल एविडेंस की वजह से उसने कुछ एडिशंस किए हैं, क्योंकि आपने कुछ एविडेंसेस थे जो आपने सबमिट करने थे एंड आपने नहीं किए। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो एडिशनल एविडेंसेस या जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड बिल्स थे वो आपको सबमिट करने थे बट आपके पास उस समय अवेलेबल नहीं थे और यू वर वेटिंग फॉर द थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड एंड इस वजह से इन द मीन टाइम ऑर्डर पास हो गया। तो जब कभी ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाए एंड आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो गया है एंड अब आप अपील में हो, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आप अपील में जाना चाहते हो, अपील फाइल करना चाहते हो, तो जब आप फॉर्म नंबर 35 फाइल कर रहे हो और आपके पास उस समय एडिशनल एविडेंसेस अवेलेबल हैं, then you should go and file the additional evidences along with the form number 35, and this is the most advisable option and the most recommended option. But in case, what happens in case if you are not able to produce or if you are not able to procure that additional evidence or that bill or that return which you were to produce before the assessing officer, and then even before the filing of the last date of the filing of the appeal, which is 30 days from the date of the assessment order or from the date of the notice of demand, whichever is earlier, that you need to do. अगर आपके पास नहीं आया हुआ है, by any chance if you are not able to procure that additional evidence, then what? क्योंकि कुछ एडिशंस आपके ऐसे हैं कि अगर आप बिल्स या जो भी एग्रीमेंट है आप दिखा दो, देन वो एडिशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट्स, मतलब यू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, यू प्रूव दैट एक्सपेंस वॉज जेन्युइन एंड देन यू आर डन। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपके पास अप टू दैट टाइम नहीं है, देन वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ फाइलिंग ऑफ द एडिशनल एविडेंस। नाउ देयर इज़ वन रूल नंबर 46A जिसके अकॉर्डिंग appellant shall not be entitled to file any of the additional evidence. It starts with a negative clause. आप additional evidence file नहीं कर पाओगे except these are the circumstances जब आपकी additional evidences acceptable होंगे. When the assessing officer is refused to admit evidence which ought to have admitted. Assessing officer ने deny कर दिया कि this cannot be submitted or this cannot be taken on the record एज एन एडिशनल एविडेंस, या एपेलेंट के पास यानी कि असेसी के पास जब वो डिमांड करी गई थी उस एविडेंस की, उस समय इट वाज नॉट अवेलेबल टू हिम, देन द एसएससी हैज़ आस्क्ड फॉर द टाइम कि आप मुझे टाइम दीजिए, गिव मी सम टाइम। ही हैज़ ऑफिशियली सॉट एन एडजॉर्नमेंट एंड वो एडजॉर्नमेंट मिला उसको दिया नहीं है डिपार्टमेंट ने, could be for any reason, maybe like the case was getting time barred and the assessing officer was duty bound to issue the order. Okay, so now if these two scenarios, there is another one more scenario wherein the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the assessing officer any evidence which is relevant to any ground of appeal. Okay, maybe he was depending on some third party and that third party wasn't available, or maybe with any external factor due to which the appellant was not in a position to produce that document
during the course of the assessment proceedings. Okay, so now where the assessing officer has made the order appealed against without giving sufficient opportunity. Now this sufficient opportunity ka clause you really need to highlight if in case the assessing officer has really not given you sufficient time. So like he is asking you from third party confirmations suddenly, in the show cause notice he is asking, and then there is no time given for you, and there is time barring assessment or whatever it is. So he is not given you ample amount of time that you may procure that from the third party. It's for very, it's very natural, it's very general thing that in case if you have to approach somebody to get any of the external evidences or some other evidences which the assessing officer has called for in the last minute, then you're not duty bound to give it in 1 or 2 or 3 days time. Of course you have to give it, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे दे सके, बट इन केस इफ़ यू नॉट एबल टू मेक इट देन डेफिनेटली दिस इज़ इसी वजह से आपके लिए रूल नंबर 46A बनाया गया है, सो दैट आप उस समय या एडिशनल एविडेंस को आप वहाँ पे दिखाया जा सके. एडिशनल एविडेंसेस किन सिनेरियोज में फाइल करना है ये आपको तब समझ में आता है जब आप असेसमेंट ऑर्डर को ध्यान से पढ़ते हैं कि आपका एडिशन फॉर वांट ऑफ एडिशनल एविडेंसेस या फॉर वांट ऑफ एविडेंसेस आपके असेसमेंट ऑर्डर में डिमांड आई है और एडिशन हुआ है. आपको नोटिस क्रॉस चेक करने हैं. अगर एडिशनल एविडेंसेस कहीं भी रिक्वायर्ड हैं, से लाइक कोई एडिशन कर दिया है जिसको आप मतलब आप अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो हट जाएगा, तो आप एडिशनल एविडेंस फाइल करेंगे. शो कॉज नोटिस के अंदर अगर शो कॉज नोटिस और असेसमेंट के बीच में आप प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिला है, देन आप एडिशनल एविडेंसेस फाइल करेंगे अंडर रूल 46A. सो अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप उसे प्रोक्योर करेंगे एंड टाइम मांगेंगे. आप यू हैव टू बाय टाइम फ्रॉम द डिपार्टमेंट एंड आई होप दे गिव इट टू यू प्रोवाइडेड देयर इज़ नो टाइम बारिंग. आई मीन देयर हैज़ टू बी टाइम, ड्यू डेट्स नहीं होनी चाहिए कि द असेसमेंट इज़ गोइंग टाइम बार्ड. सो दैट इज़ द थिंग विच यू रियली नीड टू रिमेंबर. सो अपील शुड बी फाइल, जैसे मैंने भी आपको बताया, जो कि सबसे बेस्ट टाइम है कि विद इन 30 डेज़ जब आप अपना अपील फाइल कर रहे होते हो तभी आप सारे एडिशनल एविडेंसेस को प्रोक्योर कर लीजिए. क्योंकि क्या होता है उस समय तो फॉर्म के अंदर, फॉर्म नंबर 35 के अंदर एक सेपरेट ऑप्शन होता है वेर इन दे आस्क यू दैट आर यू फाइलिंग एनी एडिशनल एविडेंसेस अंडर रूल 46A. आपको वहाँ पे सिर्फ चेक मार्क करना है एंड देन आप वहाँ पे वो सारे एडिशनल एविडेंसेस लगा सकते हो. सो वो उसी के साथ वो एक फॉर्मेलिटी जो है, एडिशनल फॉर्मेलिटी है जो है, वो वहीं पे क्लोज हो जाती है. बट इन केस अगर आपके पास फॉर्म फाइल करते समय या ई फाइल करते समय, आपके फॉर्म नंबर 35 को ई फाइल करते समय आपके पास वो एडिशनल एविडेंसेस नहीं हैं एंड यू आर स्टिल वांटिंग टू फाइल इट, देन यू हैव अनदर ऑप्शन. वो क्या ऑप्शन है मैं आपको लेके चलती हूँ. आई हैव एन दिस फॉर्मेट, व्हाट इज़ दिस, या एप्लीकेशन अंडर सेक्शन रूल 46A, दिस इज़ इट. तो हमारे पास ये फॉर्मेट है जिसमें हमने ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन किया हुआ है. ये तो बहुत छोटा फॉर्मेट है, बट अगर आपके जो एडिशंस है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ पेजेस में रन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर इससे वो बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंगली. रूल 46A में मेरा ये केस कवर्ड है. 46 मैंने लिखा है इसमें, एन एप्लीकेशन टू दिस इफेक्ट इज सबमिटेड बिफोर योर गुड सेल्फ एंड इट इज़ कवर्ड अंडर रूल 46AB, 46AC. एंड फिर उसके बाद मैंने ये आप देखिए टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने क्या क्या एडिशनल एविडेंसेस लगा रही हूँ कि बाद में ये वाला रिप्लाई आप तभी फाइल करोगे कवर लेटर के साथ. आपके एडिशनल एविडेंसेस आप फाइल करोगे तब करोगे जब आपने अपना वो 30 डेज़ का पीरियड भी एग्जॉस्ट कर लिया है, आप अपील फाइल कर चुके हो. एंड या तो आप रिटर्न सबमिशंस के साथ इसको फाइल कीजिए या आप अपनी अपील के बाद, अपील फाइल करने के बाद जब कम्युनिकेशन विंडो एनेबल हो जाती है तब आप अपने एडिशनल एविडेंसेस फाइल कीजिए. देखिए एक बहुत एडवांटेज, आई मीन आप एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि आप जब एडिशनल एविडेंसेस जितना जल्दी फाइल करेंगे उतना ही आप डिपार्टमेंट के साथ प्ली ले सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जेन्युइन हैं. अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर या CIT अपील ये कह सकते हैं दैट दिस इज़ योर आफ्टर थाट एंड बाद में आपने इसके साथ कुछ कलरेबल डिवाइस से इसको आपने प्रोड्यूस किया है. सो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है the earlier you give your additional evidences, the best you are in a position to defend yourself. So please ये छोटी टिप्स हैं but these are mind blowing tips which you know ये आपको बहुत आगे तक हेल्प करेंगे and it is going to make your case very very strong. So if not filed at the time of filing of appeal then it should be filed with a proper cover letter and annexures which जो मैंने अभी आपको बताया. ये फॉर्मेट आपको इंस्टा मोज़ो पे मिल जाएगा मेरे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो.
सो इट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ एडिशंस मेड इन असेसमेंट ऑर्डर। यस, आपने जब उसमें टेबल देखी जो है, उस टेबल में मैंने उसे उसी ऑर्डर में रखा हुआ है जिस ऑर्डर में असेसमेंट ऑर्डर में उसके एडिशंस हुए हैं। सो ये बहुत इजी हो जाता है कोरिलेट करना। जब आप अपनी हियरिंग कर रहे हो तब आपने असेसमेंट ऑर्डर ओपन रखा है एंड फिर आप एडिशनल एविडेंसेस पे आ गए हो एंड एक एक आपका, क्योंकि आप ग्राउंड्स भी वैसे ही बनाते हो कि जो ग्राउंड पहले, जो एडिशन पहले हुआ है असेसमेंट ऑर्डर में, आप उसका ग्राउंड पहले लेते हो और सेम उसी तरीके से हम उसके एडिशनल एविडेंस भी उसी सीक्वेंस में लगाएंगे। सो ये एक प्रॉपर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। नहीं तो अगर आप CIT अपील के सामने बैठे हो एंड आप अपना केस हियर करवा रहे हो एंड आपका एडिशन नंबर 1 है एंड आप एडिशनल एविडेंस नंबर 10 पे लगा रहे हो, देन वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय कोरिलेट करना। एंड CIT अपील सर के सामने आपका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। सो यू बेटर वॉच आउट दैट। तो आप मेरी छोटी छोटी टिप्स को बहुत ध्यान में रखिएगा एंड ध्यान रखिएगा आपको बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखना है। एडिशनल एविडेंसेस विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी एक्सपर्ट की सलाह आप ज़रूर लीजिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ। एंड आप जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आपको मेरी इंस्टामोजो लिंक पे मिल जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। आप प्रॉपर फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, प्रॉपरली आप अपने केस को प्रेजेंट कीजिए। इट हैज़ टू बी अ प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट, ओनली देन किसी का भी इंटरेस्ट आता है कि वो उस डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करें। इट शुड नॉट गो कि बस देखा एंड अननोटिस्ड रह गया। एंड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है, और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट, you definitely write to me at support@condesh.in and I'll be very happy to help you। एंड ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपके पास नोटिस आता है या डिपार्टमेंट से कोई भी कम्युनिकेशन आता है, आपको उसे बहुत पेशेंटली पढ़ना है, उसको समझना है एंड उसका प्लीज़ रिप्लाई देना है। रिप्लाई आप खुद बना सको, वेरी गुड। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है, मेरे फॉर्मेट्स को आप रेफ़र कीजिए, और अगर उससे ज़्यादा आपको एक्सपर्ट लेवल की हेल्प चाहिए तो आप मुझे support@condesh.in पे हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। I'll be very happy to provide services to you। So I hope this was though short but a very informative and good video। Maybe it will take you to the next level। आपकी confusions काफ़ी clear हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिएगा इसके पहले के वीडियोस, इसके बाद के वीडियोस, सो दैट यू हैव अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड आप अपना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।